चलो, हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका टीडीएस एंड टीसीएस। अलॉन्ग विद दैट हम लोग और पढ़ेंगे एडवांस तक। ठीक है, तो तीनों टॉपिक है। अगेन एग्जाम के लिए आपके 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल। मतलब ऐसा नहीं का क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू हैव टू आंसर। आपको उसको क्या करना, आंसर देना, यस और नो। चलिए, तो व्हाट यू विल डू, वी विल स्टार्ट अवर सेशन टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, ये सुनो। चलो, बस चलिए। तो सर हम लोग स्टार्ट कर टीडीएस। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है, क्यों टीडीएस की जरूरत पड़े। एक बार यही समझना है कि टीडीएस एग्जैक्ट होता क्या और क्यों टीडीएस की जरूरत पड़ी। अगर ये अपने को समझ में आ गया तो बिल्ली में गाइस बाकी सब चीजें अपने नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे। तो टीडीएस समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये अपना एक कंपनी है, टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड, और एज वी ऑल नो टाटा लिमिटेड बहुत बड़ा कंपनी है, वहां पे लाखों एम्प्लॉयड है। यस, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वो सब लोग एम्प्लॉय यहाँ पे। नाउ सर, टाटा लिमिटेड हर महीने क्या करती है, इनको सैलरी पे क्या करती है, सैलरी पे करती है। यस, तो वी कैन से दैट कि टाटा लिमिटेड के लिए वो तो एक्सपेंस हो गया। ऑब्वियसली सैलरी पेड कर रहे हैं एम्प्लॉय को, तो वो तो खर्चा है, और टाटा लिमिटेड क्या करेगी, उसको प्रॉफिट लॉस में लेके जाएगी। बट यही एम्प्लॉय के लिए क्या बन जाता है, इनकम। क्या बन जाता है, इनकम। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेदर जो एम्प्लॉय के लिए इनकम, मेरे को बोलो अभी एम्प्लॉय बहुत सारे, बहुत सारों को सैलरी मिलेगा। तो सैलरी जब उनको मिलेगा, इन दैट के सर अभी इनकम टैक्स ऑफिसर को हर एक एम्प्लॉय के दरवाजे के पे जाके नॉक नॉक करना पड़ेगा कि भाई पैसा दे दो इनकम टैक्स का, तेरे को सैलरी मिला टाटा लिमिटेड से। ऐसा सबके पास जाएंगे तो देयर विल बी सो मेनी प्रॉब्लम्स। कोई पे कर लेगा, कोई कम पे करेगा, कोई टैक्स अवॉइड करने का ट्राई करेगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हर एक इनकम टैक्स या इनकम टैक्स ऑफिसर फेस करेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा दिमाग लगा, क्यों ना हम लोग टाटा लिमिटेड जो सोर्स है इनकम का, यानी मेरे को बोलो सैलरी कौन पे कर रहा है, टाटा लिमिटेड। एक काम करते, इसको ही हम लोग बोलते हैं कि बेटा व्हेन यू विल मेक पेमेंट, तो आपको एक छोटा सा पार्ट उसकी इनकम में से रख देना है। यानी सपोज इफ यू आर पेइंग 1 लाख रुपीज, if you are paying 1 lakh rupees, then please keep 10,000 aside and make the payment 90,000. नाउ टाटा लिमिटेड विल से दैट कि सर 10,000 का करना क्या है, बोलता बेटा तेरे लिए नहीं है, ये 10,000 तू क्या करना, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। यानी जब एम्प्लॉय तेरे को पूछेगा कि भाई मेरा 10,000 रुपया कहाँ पे गया, तो उसको बोलना कि भाई तूने, मैंने क्या किया है, तेरे बिहाफ पे टैक्स गवर्नमेंट को पे के लिए। दैट इज कॉल्ड टीडीएस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टीडीएस। सुना ध्यान से। तो याद रखना, टीडीएस हमेशा कौन डिडक्ट करता है, पेयर। कौन करता है, पेयर। द पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। वो क्या करता है, टीडीएस डिडक्ट करता है। याद रखना, इन एनी ट्रांजेक्शन कोई भी पर्सन जो पेयर है, क्या है, पेयर, तो वो टीडीएस क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। जैसे वी कैन से दैट कि सर अगर कोई भी सर कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, कौन है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्टी करेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टी इज अ पेयर। यस और नो, तो जो पेयर है वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। सुना विकास। First, normally tax payable is an assessment year on any income earned in previous year, but however, income tax is recovered from assessee in the previous year itself through TDS, TCS और payment of advances. नॉर्मली हमने क्या सीखा था कि सर जैसे अपना प्रीवियस ईयर 21-22 है, कौन सा प्रीवियस ईयर 21-22, दैट इज माई अर्निंग ईयर। कौन सा ईयर है सर, ये मेरा अर्निंग ईयर, यानी ये साल मैं अच्छा खासा पैसा कमाएगा। नाउ माई टैक्स पेइंग ईयर विल बी 22-23, ये साल में टैक्स पे करेगा। ये कौन सा, अपन वी कैन से टैक्स पेइंग ईयर। कौन सा, टैक्स पेइंग ईयर। यस, बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या गवर्नमेंट ऐसे काम करती है कि बेटा तू 21-22 में इनकम टैक्स पूरा इनकम अर्न कर, एंड वॉट एवर टैक्स लायबिलिटी यू हैव टू डिस्चार्ज इन 22-23।
अरे ऐसा किया तो फिर हर साल का खर्चा कौन करेगा बराबर, जैसे 21-22 में गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, रुकना बेटा, मैं अगले साल पैसा आएगा उससे मैं पैसा देगा, नहीं ना यार, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई एक काम करो, हमने इवन आपको बोला है कि आपका अर्निंग ईयर और टैक्स पेइंग ईयर अलग अलग होगा, बट ट्राई योर सेल्फ कि आप जिस साल इनकम अर्न कर रहे हो वही साल में क्या कर दो, टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दो। तो कैसे होती है, वाई टीडीएस, यानी जब जैसे को पेमेंट करेगा तो आपके भी आप पे टैक्स डिडक्ट कर देगा और गवर्नमेंट को दे देगा, तो आपने क्या किया, आपने प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर दिया। सेकंड, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सेम लाइक ए टीडीएस, थोड़ा सा डिफरेंस है। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे करेंगे, यस और नो, यानी आप ये काम कीजिए तो हर ईयर में आप एस्टिमेट पे टैक्स पे करते कीजिए, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। Tax is deducted only if amount is taxable. The most important point, if the transaction is taxable, then TDS is required to deduct. बराबर, अदरवाइज आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सर TDS डिडक्ट कभी करना है, तो उन्होंने बोला है TDS रिक्वायरमेंट अराइज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या नॉर्मली क्या बोला है कि सर एट द पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पे, यस, यानी या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करते हो या फिर आप क्या करते हो, पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, वो टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, यस। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर मैंने ए ने क्या किया है, बी को एक कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो अभी एग्जांपल लेते हैं कि ए ने एंट्री जो पास किया वो पास किया सर 15 अगस्त 2021, कभी पास किया बुक्स में 15 अगस्त को ट्रांजेक्शन का एंट्री पास कर दिया। सेकंड, ए ने सर पेमेंट जो किया वो किया 15 अक्टूबर 2021, तो देर आर डिफरेंट डेट्स, द फर्स्ट वन इज अमाउंट, उससे बुक कभी किया, 15 अगस्त 2021 को बुक कर दिया, ट्रांजेक्शन बुक कर दिया अपनी एंट्री बुक्स में। नाउ सेकंड सर पेमेंट कभी किया, 15 अक्टूबर 2021, तो मेरे को दोनों में से अर्लियर कौन है, 15 अगस्त 2021, दैट मीन्स आपको टीडीएस कौन से मंथ में डिडक्ट करना है, अगस्त में, कौन से मंथ में, अगस्त में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ना कि आपको अक्टूबर में, इज इट क्लियर, विच एवर इज अर्लियर। बट देर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन जहां पे आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट देखना है, यानी वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया कोई काम का नहीं है, आपको जैसे आप पेमेंट करोगे यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। द फर्स्ट वन इज सैलरी, यानी जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा तो जिस दिन पेमेंट कर रहा है वो टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सेकंड, विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरीज, कैजुअल विनिंग्स, बराबर, यस, क्योंकि वो अपने को मालूम ही थोड़ी होता कि ये सब अपने को मिलने वाला है, तो जब पेमेंट होगा वो टाइम पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनसेशन और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिविडेंड, यानी ये सब चीजें ऐसी जहां पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यस और नो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नॉर्मली टीडीएस का रेट कितना, 1%, 2%, 5 है, फिक्स रहेगा, इट्स नॉट स्लैब वाइज कि भाई स्लैब रेट रहेगा, नहीं, फिक्स है, 10% अपना 5%, उसके बाद में 1%, 2%, ये आपके टैक्स रहेंगे, यस और नो। But if payment made to NR or foreign company or payment of salary, then surcharge and health education cess shall be considered. जैसे देखो, ये पेयर है, सामने कौन है, पेई, बट ये पेई कौन है, रेसिडेंट। सेकंड कौन सा, सामने एक और पेई है, बट वो पेई कौन है, नॉन रेसिडेंट। तो अगर मैं रेसिडेंट के लिए हूं तो टीडीएस 5% ही अपने को डिडक्ट करना है, कितना करना है, 5%। बट अगर नॉन रेसिडेंट है तो 5% प्लस अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है, जैसे अपन पेमेंट उसको 50 लाख से ज्यादा कर रहे हैं, सरचार्ज एप्ली तो सरचार्ज अप्लाई करना है, प्लस आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो, समझा नहीं समझा। तो ये वो केस है जहां पे अपने को पूरा ढंग से संभालना पड़ेगा, इज इट क्लियर।
चलो चलो सुन अभी। तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है कि व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो आपको विद सरचार्ज और सेस के साथ में टीडीएस का लाना पड़ेगा। यस और नो। चलिए नेक्स्ट। देखो, अगर नॉर्मली क्या होता है, देखो जब पेयर पेई को पेमेंट करेगा ना, तो पेई के पास पैन होना जरूरी है, परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है, पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो मैक्सिमम रेट कितना रहेगा, 20%। 20% के हिसाब से भी टीडीएस रेट हो सकता है। यस और नो। 20%, और जिस सेक्शन में आपका टीडीएस है वो रेट विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर। जैसे एग्जाम्पल हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक सेक्शन आएगा 194C। तो वहां पे क्या बोला है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टीडीएस कितना रहेगा, 1%। कितना रहेगा, 1%। बट मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूँ ना, पे, उसके पास अगर पैन कार्ड नहीं है, क्या नहीं, उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो 1% और 20%, विच एवर इज हाइयर। हाइयर कितना आ जाएगा आपका सर, 20%। तो आपको 20% के हिसाब से करना पड़ेगा, टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट? चलिए अभी सुनना। फॉर द फॉलोइंग केसेस टैक्स इज पेबल डायरेक्ट बाय द एसएससी, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड डिडक्ट। यानी देखो, नॉर्मली टीडीएस के लिए बहुत सारे सेक्शन अपने पास रहेंगे कि भाई ये अपना टीडीएस है, इस पर आपको क्या करना है, पेयर को इतना परसेंट डिडक्ट करके फिर पेई को पेमेंट करना है। तो जहां पे टीडीएस के प्रोविजन है वहां पे पे इज रिस्पॉन्सिबल, पेयर इज रिस्पॉन्सिबल, पेयर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बट देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन जहां पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पे ही एकदम फ्री हो जाएगा, अरे मैं क्यों भरूं, मेरे को तो पेयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। आपको पेमेंट करना है, यानी वेर वेर पेयर इज नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, तो पे को डायरेक्टली पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। यस और नो। सेकंड, इनकम इन रिस्पेक्ट टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, पेयर इज लाइबल। पेयर लाइबल था, यानी पेयर को मालूम है कि भाई मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना है, बट पेयर भूल गया या उसने डिडक्ट नहीं किया। इन दैट केस पेई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा गलती नहीं, मेरे पास से टैक्स मत लो, ये पेयर का मिस्टेक था, पेयर के पास के जाओ और उसके पास से आके टैक्स लो। नहीं भाई, वो भूल गया, ठीक है, पैसा तेरा है ना, इनकम तेरा है, टैक्स तेरे को देना है, वो भूला ना, हम तेरे पास से लेंगे। तो इन दैट केस आपको डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर बाय जस्ट सेइंग दैट पेयर ने डायरेक्ट नहीं किया है। इज इट क्लियर नॉट? चलिए sorry. Direct payment of tax where income of the assessee includes value of specified securities or sweat equity shares allotted or transferred free of cost or at concessional rate to the assessee by an employee being an eligible startup. Yes, यानी अगर कोई eligible startup है, क्या है eligible startup है, और वहां पे ऐसा हुआ है कि सर वहां पे उन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी से, देखो देखो, जब एलिजिबल स्टार्टअप होता है ना, यानी जो बेचारा अभी जस्ट कंपनी स्टार्ट किया है, इन दैट केस सर वहां पे उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं होता है, और जो भी होता है उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है। तो दे आर नॉट एबल कि भाई वो हर एक बंदे को क्या सैलरी दे दी है, तो वो उनको लालच देते हैं एम्प्लॉय, काम कर आप आइए, हम आपको इस शॉप का हिस्सा देंगे, आप एक को पोल बना के रखेंगे। यस, तो उसमें से हम आपको क्या देंगे, शेयर्स देंगे। यस, तो हम भी जाते चलो ठीक है यार, ये कंपनी है, स्टार्टअप है, अच्छी कंपनी है, मोटी बहुत बढ़िया है, चलो ना आज सैलरी नहीं मिलेगा चलेगा, बट एक काम करो, शेयर्स मिल गए, कल उठ के अगर हम शेयर्स बढ़ गए तो हम तो कमा ही लिए। यस, तो इन दैट केस क्या बोला, टैक्स इज टू बी पेड विद इन 14 days फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन दैट केस जब आपको ये केस है तो आपको टैक्स 14 days के अंदर अंदर आपको टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा। पहला कौन सा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यस, यानी जिस साल आपने ये स्वेट इक्विटी इश्यू किया उसके असेसमेंट ईयर का एंड से लेके 48 मंथ, कितने मंथ, 48 मंथ, यानी अपना अप्रोक्सीमेट 4 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट एसएससी। यानी सर मैंने शेयर्स उसको दे दिए, उसने अगर बेच दिए तो वो रेट ले लेंगे, यस और नो। यानी पहला कौन सा, असेसमेंट ईयर से 4 साल। सेकंड कौन सा, डेट ऑफ सेल। थर्ड कौन सा, फ्रॉम द डेट ऑफ द एसएससी ceasing to be the employee of the employer who allotted or transfer in such specified securities। यानी देखो पहला रेट कौन सा, 4 साल बाद में। सेकंड कौन सा, अगर आपने बीच में बेच दिया वो रेट ले लो। थर्ड कौन सा, कि अगर जिस दिन आपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है, यानी यू आर नो लॉन्गर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, तो वो डेट विच एवरेज अर्लियर। जैसे वो कोई डेट आएगा उसके 14 days के अंदर आपको क्या करना है, आपको उससे टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर ना? यस। चलिए नेक्स्ट, अभी सुनना, ये कुछ रेट अपने को दिया हुआ है और सेक्शन है, बराबर सुनना विधान से। अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर से आपको कुछ मैं बोलूंगा वही सेक्शन याद रखनी है और वही सेक्शन आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यस देयर आर सेक्शन जो आपको एक बार रीड करना है, ठीक है। सबसे पहला आता है 192, दैट इज सैलरी।
सैलरी में पेयर कोई भी होगा, एनी पर्सन, यस, बट वो होना क्या चाहिए, एम्प्लॉयर क्या होना चाहिए, वो अपना एम्प्लॉयर, यानी याद रखना पेयर ही टीडीएस डिडक्ट करेगा, इन दैट केस एम्प्लॉयर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। सेकंड, पेई होना चाहिए एम्प्लॉय, कौन होना चाहिए, एम्प्लॉय। रेट, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, सुनना ये अपन पढ़ते हैं, सुनना। देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं तो अपना प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा है, 21-22, और मेरा असेसमेंट में कौन सा है, 22-23। यस। अभी सुनना, प्रीवियस ईयर का अप्रैल 21 से लेके, अगर मैं मार्च 22 की बात करूंगा, अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 की, तो ये केस ऐसे केस है, ये केस ऐसे केस है जहां पे सर क्या होगा मालूम है, जहां पे सर अपने को हर महीने एम्प्लॉय को पेमेंट करना पड़ता है सैलरी का। तो जैसे एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, 50,000, कितना है, 50,000। तो देखो 50,000 एम्प्लॉय का सैलरी है। अभी जब 50,000 एम्प्लॉय का सैलरी है तो मेरे को बोलो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना, 6 लाख होता है, कितना, 6 लाख होता है। बट अपन ने अभी क्या पढ़ा था कि जब सैलरी पेमेंट करोगे ना, वो टाइम पे तुमको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्या करना, तुमको टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी जैसे तुम अप्रैल मंथ का सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा ना, तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में पेमेंट क्या करेगा, वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में पेमेंट करेगा। यस और नो, बराबर, कोई तकलीफ है, याद रखना, ठीक है, यस और नो। नाउ द सेकेंड पार्ट, सर हाउ वी विल कंप्यूट टीडीएस। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को ये तो मालूम पड़ गया कि सर जब भी मैं टीडीएस का पेमेंट, जब भी मैं सैलरी का पेमेंट करूंगा तो मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना है, बट सर कंप्यूट कैसे करें। तो देखो अप्रैल 21 स्टार्ट होगा, और ये ऑब्वियसली एम्प्लॉय को मालूम है खत्म कभी होगा, मार्च 22 कभी खत्म होगा, मार्च 22 में खत्म होगा। यस और नो। तो अभी नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग कि सर ये 12 महीने एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको एक लंबा सा एक लिस्ट देगा कि बेटा एक काम कर, ये लिस्ट ले और लिस्ट में जो डिटेल मांगता पूरा भर, बराबर, और ये लिस्ट तेरा पूरा 21-22 में तू क्या कमा रहा है उसका इनकम का डिटेल मेरे को दे। यस और नो। देखो सबसे पहला एम्प्लॉय क्या बोलेगा, ठीक है सर देता है लिस्ट, टेंशन लेने का नहीं, मैं आपको लिस्ट देता। पहला कौन सा, एक तो आपके साइड से क्या मिलता है, अपने को सैलरी मिलता है, पूरे साल 6 लाख मिलेगा। यानी ये एस्टीमेट बोल रहा है कि तू पूरे साल कमाएगा क्या, वो मेरे को डिटेल दे कभी, फ्रॉम दी फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल। यानी अपना 21-22 का पूरा डिटेल तू दे कि तू अगले 12 महीने में कितना कमा रहा है, वो डिटेल मेरे को दे दी है सोना, उसने बोला सैलरी। सेकेंड सर, मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, एसओपी वो लॉस है 2 लाख, ठीक है भाई टेंशन मतलब 2 लाख का लॉस से चलेगा। थर्ड, सर बिजनेस का लॉस है 1,50,000, 1,50,000, ये एस्टिमेट है, वो बोलेगा सर मे बी देयर इज अ चांस कि मेरा बिजनेस का लॉस 1,50,000 हो जाए। फोर्थ सर, मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट, कितना मिल रहा है सर, वो मिल रहा है 1,80,000, 1,80,000 मिल रहा है, ओके। और सर सेकंड सर, मैंने एटीसी एलआईसी में अपना इन्वेस्टमेंट है, वो कितना है 75,000, कितना 75,000। सर ये मैं पूरे 12 महीने इतना कुछ मेरे साथ होने वाला है। मैं बोला ठीक है। अभी सुनना, व्हाट यू विल डू सर, अभी नाउ एम्प्लॉयर विल कंप्यूट द टैक्स, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सबसे पहले निकालेंगे। अभी ये एम्प्लॉय एस्टिमेट निकाल रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कि पूरे साल में ये इतना कमा रहा है। और मेरे को बोलो डिक्लेरेशन किसने दिया है, एम्प्लॉय ने दिया है, तो एम्प्लॉय के डिक्लेरेशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे। चलो, सैलरी कितना है, 6 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं सैलरी के साथ में, 2 लाख, कितना बचा सैलरी अपना, 4 लाख। बट जब एम्प्लॉयर एस्टिमेट कंप्यूट करेगा ना, तो उसमें बिजनेस का लॉस नहीं लेगा, बिकॉज सैलरी और बिजनेस दोनों अलग है। अभी याद रखना, जब एम्प्लॉय फाइनल अपना रिटर्न फाइल करेगा ना, वो टाइम पे बिजनेस का लॉस कंसिडर कर सकता है। बट एम्प्लॉयर जब टैक्स कंप्यूट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस, तो उसके लिए बिजनेस लॉस यानी खाली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंसिडर किया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी लॉस कंसिडर नहीं किया जाएगा। यस। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी, कितना है, 1,80,000। एक काम करते इसको 2,80,000 कर देते हैं, 2,80,000, टोटल कितना हुआ, 6,80,000, लेस एटीसी 75, तो कितना आ गया, 6,05,000। सुनो, अगर मैं 6,05,000 में नॉर्मल टैक्स निकालता हूँ तो कितना आता है सर, 6,05,000 माइनस, निकालो सब लोग, 6,05,000
34840, ये अपना टैक्स है 34840। ये सुना विकास है। अभी मेरे को बोलो, ये यानी एम्प्लॉयर को लग रहा है कि इतना कुछ होगा, यानी अगर एम्प्लॉय जो इनकम मेरे को दिया है उसके हिसाब से अगर वो टैक्स पे करता है तो इतना उसको टैक्स पे करने को आएगा, ठीक है। एंड दैट इज फॉर द 12 मंथ। देन हाउ मच फॉर द 1 मंथ? डिवाइड बाय 12 करो, 34840 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? 2903। यानी जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा 50,000, उसमें से टीडीएस कितना रेट करेगा? 2903। तो लेस करो, 50,000 माइनस 2903, 47097 इज ए क्लियर नाउ। बराबर, यानी ये एक टीडीएस का कंपटीशन रहेगा कभी वैल्यू कंप्यूटिंग सैलरी हेड का क्वेश्चन। इज ए क्लियर नाउ? बराबर, मेरे को बोलो एस्टिमेट लेंगे, यस एस्टिमेट। कंसिडर कौन सा लॉस करेंगे? ओनली हाउस प्रॉपर्टी का। क्या बिजनेस लॉस कंसिडर होगा? एन आंसर इज नो, बिजनेस लॉस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? चलो चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एम्प्लॉयर shall consider details of other income and deduction of employee if furnished by employee। yes, यानी टोटली एम्प्लॉय, ये देखो ये एम्प्लॉयर एक टैक्स कंप्यूट कर रहा है कि चलो मेरे को जैसा डिटेल मिला उसके हिसाब से इतना टीडीएस बनता है। नाउ जब पूरा साल होगा, एम्प्लॉय रिटर्न फाइल करेगा, तो वहां पे चांसेस अलग अलग हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस और नो? एम्प्लॉयर shall not consider any loss except loss under the head income from house property। यानी जब एम्प्लॉयर टीडीएस के लिए कंप्यूटेशन करेगा तो उसको खाली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही लेना, बाकी लॉस कंसिडर नहीं करेगा। यस और नो? If employee opt to pay tax under 115 BAC, then employee shall intimate to the employee। yes, यानी अगर आपने 115 BAC, मैं बोल 115 BAC टोटली अलग ही तो है, वहां पे तो अपने को डिडक्शन भी नहीं मिलता है। तो अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो आपको एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि मैं अलग कैटेगरी का इंसान हूं, मेरा कंप्यूटेशन तो 115 बीएससी के हिसाब से करना। यस और नो? यस। चलिए, तो ये आपका कौन सा था? सेक्शन 192। नेक्स्ट आते हैं 192 ए, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। सुना भी याद रखना, मैंने पहले ही बोला था कि जो ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा ना उस पे ही टीडीएस जाता है। बराबर। अभी प्रोविडेंट फंड में हमने पढ़ा था, एक था एसपीएफ। क्या था? एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। मेरे को बोलो ये तो एग्जेम्प्ट ही था, इनकमिंग एग्जेम्प्ट, आउटगोइंग एग्जेम्प्ट, सब कुछ एग्जेम्प्ट। तो जब ये एग्जेम्प्ट है तो मेरे को बोलो बेटा इसके अंदर कोई भी टीडीएस आएगा? एंड आंसर इज नो, बिकॉज ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है और एग्जेम्प्ट इनकम पे हम लोग टीडीएस निकालते ही नहीं है। यस और नो? तो अभी कौन सा रहा था? आरपीएफ। तो आरपीएफ जो हमने पढ़ा था ना वो टाइम पे दो पार्ट था। पहला था यस आरपीएफ का एग्जेम्प्ट होता है, और सेकंड कौन सा? इन सर्टेन केसेस टैक्सेबल होता है। यस और नो? बराबर। एग्जेम्प्ट कभी होता है? व्हेन यू आर एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 5 years, यानी आपने एक कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम किया और फिर आप वहां से रिटायर हुए, आपको मैच्योरिटी में आरपीएफ से पैसा मिल रहा है, तो वो आरपीएफ का पैसा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। यस। बट एग्जाम तभी भी होता है जब आपने 5 साल से कम काम किया, या तो आप परमानेंटली बीमार पड़ गए, यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू योर एम्प्लॉयमेंट, या फिर एम्प्लॉयर चला गया। यस, इन दैट केस सर आपका जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, इवन आपने 5 साल से कम काम करके कमाया। यस और नो? बराबर। नाउ द नेक्स्ट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल कभी अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी वो कंडीशन को छोड़ के बाकी टैक्सेबल, तो इसके लिए 192 ए आएगा, यानी जो टैक्सेबल पैसा मिलेगा ना उसके लिए टीडीएस आपका डायरेक्ट होगा। सेकेंड, अपना सबसे प्यारा यूआरपीएफ, सेम लाइक ए जियो वाला स्कीम। यूआरपीएफ क्या बोलता है? इनकमिंग एग्जाम है, जितना तू कंट्रीब्यूट कर सकता है, ए एम्प्लॉयर जितना करता कर ले, एम्प्लॉय जितना करता है तू कर ले। बराबर। पैसा इकट्ठा कर, इकट्ठा कर, इकट्ठा कर, इकट्ठा कर। अभी जब तू विड्रॉ करेगा मैं टैक्स डिडक्ट करेगा, टीडीएस लगेगा, बिकॉज टैक्सेबल। क्या है? टैक्सेबल। तो यहाँ पे ये 192 किसके लिए रहेगा? अगर आरपीएफ का कोई मैच्योरिटी क्या होता है? टैक्सेबल। क्या होता है? टैक्सेबल, उसके लिए। और अगर आपका यूआरपीएफ का कोई अमाउंट क्या होता है सर? टैक्सेबल। एसपीएफ तो पूरा एग्जाम उनके लिए रहेगा। टीडीएस एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड, नो टीडीएस इफ अमाउंट अप टू ₹50,000। यस, यानी अगर सर मेरे को बोलो 50,000 तक का ही अमाउंट है, यानी मैं रिटायर हुआ, आरपीएफ से कितना मिला? 42,000, तो 50 से कम है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर हाँ 50 से ज्यादा तो होगा। टैक्सेबल ओनली इफ एम्प्लॉयर मेक विदड्रॉ बिफोर 5 years ऑफ सर्विस, ये अपन ने पढ़ा था, मालूम है अभी है। तो अगर सर आप बीमार नहीं हो, एम्प्लॉयर बीमार नहीं है, या फिर आपने 5 साल से ज्यादा काम कर लिया है,
तो वो क्या एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज इन एनी अदर केसेस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा वो आपका टैक्सेबल, और टैक्सेबल हुआ तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। यस और नो, समझा नहीं समझा, कोई तकलीफ? चलिए, 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। चलो, पेयर कौन, कोई भी पर्सन, पेई कौन, एनी रेसिडेंट पर्सन, और टैक्स कितना, 10%, ठीक है, ये सुन लो। चलो, ये अभी कुछ काम का नहीं है, ये रेट आप नहीं याद रखो तो भी चलेगा, बीच में जब कोविड था वो टाइम पे टीडीएस के रेट को रिड्यूस किया गया था इन लास्ट ईयर, बट अपने लिए कुछ नहीं है क्योंकि अपना प्रीवियस कौन सा 21-22। चलो, यानी वो क्या बोलता है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो ये सब कहाँ पे होता है, जैसे अपना बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए, यस। तो इनके लिए अगर आपने इनका कोई पेमेंट कर रहे हो, जैसे मे भी एग्जांपल लेते हैं कि सर ये कंपनी है और ये मैं हूं, मैंने क्या किया, कंपनी के बॉन्ड्स का परचेज किए बॉन्ड्स, तो ऑब्वियसली कंपनी विल पे इंटरेस्ट टू मी। तो अभी इसके लिए क्या रहेगा, सेक्शन 193 आएगा, वेन एवर कंपनी विल मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो। चलिए, कितना परसेंट है, 10%। नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट पेड टू एलआईसी, यानी अगर एलआईसी को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जीआईसी को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, अदर इंश्योरर को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर पेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी अगर मैंने क्या किया सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट, क्या किया मैंने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, देन मैं क्या करूँ, पेमेंट कर रहा हूँ तो टीडीएस रेट नहीं होगा। यस, जैसे मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है और गवर्नमेंट जब मेरे को पेमेंट करेगी तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। इज इट क्लियर? डीमेट सिक्योरिटीज, यानी जो आपने डीमेट फॉर्म में रखी है, अगर उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यस। इंटरेस्ट पेबल ऑन नेशनल डिफेंस बॉन्ड, अगर आपको ये बॉन्ड आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन 7 ईयर एनएससी, इस पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। डिबेंचर इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पब्लिक सेक्टर कंपनी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आईआरएफसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यस, यानी अगर ये जब भी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। Interest on debenture up to ₹5,000 paid or payable by widely held company to resident individual and resident HUF, यानी अगर कोई पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, किसी भी इंडिविजुअल या HUF को क्या कर रही है, इंटरेस्ट का पेमेंट, और वो अमाउंट है सर लेस देन इक्वल टू 5,000, तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। बट मेरे को बोलो अगर पेमेंट कर रही है और वो पेमेंट कितना, 8,000, तो ऑब्वियसली सर ये तो ज्यादा हो गया, तो इसके ऊपर 10% टीडीएस रेट होगा, यानी 800 रुपया रेट होगा, और बाकी 7,200 वी विल पे टू द इंडिविजुअल HUF। इज इट क्लियर? नॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट, या एक्सेप्ट मतलब इन पे टीडीएस रेट होगा 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स इफ इंटरेस्ट एक्सीडिंग ₹10,000, बोथ बॉन्ड पॉपुलरली नोन एज रिलीफ बॉन्ड। यानी अगर 10,000 से ज्यादा का अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो इन पे तो टीडीएस जाएगा, कम है तो टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है। ये समझ, ये कौन सा आपका सर, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आते हैं 194 टीडीएस ऑन डीम्ड डिविडेंड। यस, जैसे हमने पढ़ा 222A से लेके 222E, ये सब क्या आते हैं, टीडीएस ऑन डीम्ड डिविडेंड। वो केस में सर पेयर होगा डोमेस्टिक कंपनी, रेसिडेंट, और कितना परसेंट है, 10%। नो टीडीएस इफ पेड डीडीटी, दिस सेक्शन एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। यस, सुनो, नो टीडीएस इफ पे इज इंडिविजुअल, पे कौन है, इंडिविजुअल है, यानी अगर कोई कंपनी इंडिविजुअल जिसको डिविडेंड पे कर रही है और पेड अदर देन कैश, कैसे पे किया है, अदर देन कैश पेमेंट किया है, एंड डिविडेंड अमाउंट इज अप टू ₹5,000 बाय कंपनी, यानी अगर कंपनी को लगता है कि पूरे साल में मैं इसको 5,000 से कम का ही डिविडेंड दूंगी तो कंपनी डिविडेंड अपना टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी तो भी चलेगा। ये सुनो, याद रहेगा। यानी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी रिलायंस है और ये मैं हूं, अभी पहला केस क्या मालूम है, मेरे को पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए, यानी अगर कैश में दिया तो आपको बात खत्म, फिर आपको टीडीएस रेट करना ही पड़ेगा, अदर देन कैश। सेकंड क्या है, मेरा अमाउंट पूरे साल में कंपनी को लगता है कि भाई ये तो छोटा ही बंदा है, इसको मैं 5,000 से ज्यादा डिविडेंड देने ही वाली नहीं हूँ, तो वो केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर हाँ 5,000 से ज्यादा डिडक्ट, अगर कंपनी को लगता है कि मैं 5,000 से ज्यादा डिविडेंड दूंगी इसको,
तो कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी। नो टीडीएस इफ पेई इज एलआईसी, जीआईसी और सब्सिडी ऑफ जीआईसी। नो टीडीएस इफ पेई इज बिजनेस ट्रस्ट, बराबर। अगर पेई कौन है, बिजनेस ट्रस्ट है, तो वो केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये सुन, याद रहेगा। चलिए सुना दो। ये आते हैं 194 है सबसे अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको मार्क करवाते जाता हूँ, ठीक है। ये कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, 194 ए, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। सुनना, अपन ने सिक्योरिटीज के लिए सेक्शन कौन सा पढ़ा था, 193। कौन सा पढ़ा था, 193। अभी ये क्या बोलता है, अदर देन सिक्योरिटीज, तो वी कैन से दैट ये बात करता है बैंक इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तो ये सब इनकी बात करता है कि सर अगर आप इसका पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस डायरेक्ट होगा। ये सुनना। सर पेयर कौन होगा, ये आपका पेयर है, ये कौन है, पेई है। एनी पर्सन, यानी कोई भी पर्सन जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है ना, उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अदर देन इंडिविजुअल एचओ हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन 1 करोड़ और 50 लाख अंडर सेक्शन 44 ए बी इन इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस। सुनना विधान से, खाली ये एक बार समझ लो, आगे और 4 सेक्शन में सेम ही आएगा। यानी वो क्या बोलता है कि सर 194 ए में टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, फर्स्ट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन। टीडीएस डिडक्ट कौन नहीं करेगा सर, इंडिविजुअल और एचओ, बराबर। ये सुना ध्यान से, यानी सर अगर मैं इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, यस, एनी पर्सन। अभी इंडिविजुअल एचओ कौन सा चाहिए, तो जैसे अपना प्रीवियस ईयर कौन सा, 21-22, दैट इज अपना करंट प्रीवियस ईयर। इससे पहले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा था सर, 2021। तो अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एचयूएफ जिसका ये साल में टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ और लेस देन इक्वल टू 50 लाख, कितना होता है, लेस देन इक्वल टू 50 लाख। 1 करोड़ अपना बिजनेस के लिए और 50 लाख प्रोफेशन के लिए, ठीक है, ये सुनना। तो ये केस में फिर उसको 21-22 में किसी भी इंटरेस्ट पे टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है। बट एनी पर्सन में सर अदर तो आ गए, और यहाँ पे आ जाएंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ। उन्होंने क्या बोला है सर, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए क्या बोला उन्होंने कि सर अगर अपना 21-22 प्रीवियस ईयर 2021, यहाँ पे अगर टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है और मोर देन 50 लाख है, तो उसको ये साल में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये समझो, यानी ऐसा कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कितना है सर, या तो 1 करोड़ से ज्यादा या फिर 50 लाख से ज्यादा इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उसको ये करंट ईयर में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये सुनना, बराबर, समझा नहीं समझा। चलिए, तो ये आगे और जगह आएगा तो मैं आपको रेफर करूंगा जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान से, नेक्स्ट, पेई रेसिडेंट पर्सन। सर टैक्स रेट कितना है आपका, 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ विच एवर लोअर अर्लियर, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं है, सुना दो, 10%। नो टीडीएस, यानी ये जो हम पढ़ेंगे ना, उसमें कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस अप टू ₹40,000 फॉर नॉर्मल पर्सन एंड फॉर ₹50,000 फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। ये सुना विधान से, जैसे ये बैंक है, बैंक अगर नॉर्मल पर्सन, किसको पेमेंट कर रही है, नॉर्मल पर्सन, और एक कौन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो अगर नॉर्मल पर्सन को पेमेंट करती है, इन दैट केस उसके लिमिट कितना है, 40,000, यानी अप टू 40,000 नो टीडीएस, और इसके लिए कितना है, 50,000, लेस देन इक्वल टू 50,000 नो टीडीएस। ये सुन लो, बराबर। चलिए,
इन अदर केसेस इट्स अप टू ₹5,000। एंड दूसरा केस क्या होगा, जैसे मैंने किसी लोन ले लिया, ये तो बैंक का केस है, तो बैंक के लिए 40 और 50 का लिमिट है। बट मैंने क्या किया सर, मैंने किसी पर्सन से क्या ले लिया, लोन। क्या ले लिया, लोन। ये मैं हूं, मैंने लोन ले लिया, ये दर्शन, और ये कोई XYZ। अब मैं जब इसको इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा ना, तो अप टू अगर 5,000 है, कितना इंटरेस्ट है, 5,000, तो नो टीडीएस, नो टीडीएस, यस और नो। बट मोर देन 5,000 है, देन 10% टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर ना? याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर, नो टीडीएस। हम लोग यही पढ़े कि टीडीएस जो करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई भी इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म। कौन पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म। तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेबल और इनकम टैक्स, यानी अगर गवर्नमेंट अपने को इनकम टैक्स पे रिफंड पे इंटरेस्ट क्या दे रही है, इंटरेस्ट, तो वो केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक, LIC, UTI और एनी इंश्योर, ये कब से पढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर LIC, UTI या इंश्योर, उनको उनको हम लोग क्या देते थे, इंटरेस्ट। तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये समझो। बैंक ऑप्टिंग कॉर बैंकिंग सॉल्यूशन देन द लिमिट ऑफ 40,000, 40 और 50, जो अपना पहले 10 था, 40 और 50 है। विल नॉट बी पर ब्रांच बट विल बी पर कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी। ये सुना। अभी जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक बैंक में अकाउंट है, जैसे SBI। अभी SBI के राजस्थान बैंक में अकाउंट है, SBI के गुजरात बैंक में FD है, और SBI के महाराष्ट्र बैंक में अपना FD है। ये सुनना। अभी यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट पूरे साल में कितना मिला, 15,000। आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम अ नॉर्मल पर्सन। अभी SBI बैंक से पूरे इंडिया में सर कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके पास, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम है उसके पास, CBS। यहाँ पे मिला कितना अपने को सर, यहाँ पे मिला 15,000, और यहाँ पे भी कितना है, 15,000। तो अगर मैं पर ब्रांच जाऊंगा ना, तो 40,000 से कम है, बिकॉज मैं नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल कितना 40,000 है। तो पर ब्रांच जाऊंगा तो मेरा सर टोटल जो इंटरेस्ट है ना, वो 40 से कम है। तो बैंक पर ब्रांच तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबल नहीं है। बट बैंक जब तीनों ब्रांच का टोटल मारती, कितना होता है, 45,000, दैट मीन्स दैट इज मोर देन 40,000, इन दैट केस टीडीएस विल बी डिडक्टेड। यानी वो क्या बोलते हैं कि CBS सिस्टम आज आ चुका है ना, तो जो बैंक CBS सिस्टम क्या फॉलो करती है, CBS सिस्टम, ऑलमोस्ट सब बैंक यही फॉलो करती है। इन दैट केस सर, इन दैट केस आपको पूरे ब्रांच वाइज टोटल माना है, यानी पूरे इंडिया में जितने आपके सेम बैंक में कितने अकाउंट है, सबका टोटल मार के हम लोग 40 और 50 का लिमिट डिसाइड करेंगे। यस और नो। चलिए, इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मेंबर या अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यस और नो। अगर आप क्या किया, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है, वो केस में जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेबल बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कंपनी ऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज, अगर आपने ये वाले बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। यस और नो। और पॉइंट नंबर जी, यानी जब कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती है, तो वो केस में क्या बोला है, टैक्स डिडक्शन रिक्वायर्ड इफ ग्रॉस रिसीव्ड मोर देन 50 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन 40,000 एंड 50,000। ये सुन। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर ये वाला वो केस है, तो वो केस में फिर टीडीएस डिडक्ट होगा। क्या होगा, टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। इज इट क्लियर नॉट? चलिए, इंटरेस्ट पेड, यानी अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, इंडिया विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम, AC अकाउंट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, यानी अगर आपको इनके ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट, तो उस पर टीडीएस कभी डिडक्ट नहीं होगा। यस और नो। इंटरेस्ट बाय वे ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल इफ अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000, यानी अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर उसका इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यस सुन, याद रहेगा। बराबर। चलिए, चलो, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू बैंकिंग कंपनीज और कोऑपरेटिव बैंकिंग, यानी अगर आप इनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल और कॉर्पोरेशन अंडर सेंट्रल स्टेट एक्ट, बराबर, यानी अगर कोई स्टेट या
सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है। एलआईसी को, कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टीडीएस पे करने। देखो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगा, मे बी अपना इंश्योरेंस कंपनी को आपने लोन दिया है या फिर आपने उनसे लोन लिया है एंड यू आर मेकिंग इन पेमेंट, बराबर, तो वो केस में टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है। यूटीआई को नोटिफाइड, बराबर, एक बार देख लो। No TDS if interest paid or payable by infrastructure capital company, infrastructure debt fund or public sector company or scheduled bank in relation to the zero coupon bond, बराबर, ये सुन लो। यानी अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो रिलेशन किसके, जेडसीबी के लिए, तो वो केस में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 194 बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, ईटीसी। एनी पर्सन, पेयर कोई भी हो सकता है, पेई भी कोई भी हो सकता है, बट टीडीएस कितना रहेगा, 30%। नो टीडीएस इफ विनिंग इज अप टू ₹10,000 पर विनिंग। हर एक विनिंग का अगर आपको 10,000 से कम मिलता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं ये साल में 3 लॉटरी जीता, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट का अमाउंट 9,000 था, सेकंड का 19,000 था एंड थर्ड का 25,000 था। यस, इन दैट केस, सुनना एकदम ध्यान से, 9,000 है तो देखो ये पर विनिंग है, 10,000 का मैं इसको हटा देंगे भाई, 1 रुपया भी टीडीएस हम लोग डिडक्ट नहीं करेंगे। ये कितना है, 19,000, सर 10,000 ज्यादा है ना, तो पूरे 19 पे हम लोग क्या करेंगे, 30% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और ये भी 25 है तो पूरे 25 पे हम लोग 30% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यानी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि सर ये पर विनिंग है, नॉट की टोटल विनिंग। इफ विनिंग पेड इन काइंड, अभी हो भी सकता है ना कभी कभार, सर देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग केबीसी में जाते हैं, तो केबीसी में क्या मिलता है, अपने को कैश मिलता है 7 करोड़, तो 7 करोड़ पे टीडीएस लिखना बहुत सिंपल होता है। जब अमिताभ बच्चन अपने को 7 करोड़ देगा ना, वो टाइम को 30% रिजेक्ट कर देगा एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट अपने को दे देगा, ये सुनना है। बट कभी कभार अपने को लॉटरी में क्या, सॉरी क्या मिलता है, कार मिलता है, लॉटरी में विनिंग में कार मिल जाता है। अभी कार तो कैश थोड़ी होता है, कार पेयर ने कार दिया, जबकि पेयर को 30% टीडीएस डिडक्ट करना था। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पेयर ने कार दिया, वो कितने का है, 10 लाख, कितने का दिया, 10 लाख की वैल्यू का। तो ये पेई को बोलेगा बेटा 30% कितना होता है, 3 लाख, एक काम कर, तो 3 लाख रुपया लेके आ और 3 लाख का पेमेंट कर और फिर क्या कर, कार तू लेके जा, फिर क्या कर, तू कार लेके जा। इज इट क्लियर? तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है जब आपने कैसे पेमेंट के काइंड में। तो पेयर विल मेक अश्योर कि भाई पेई ने क्या किया, प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट कर लिया, यस और नो। चलिए 194 बीबी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, एनी पर्सन 30% और 10,000 में कोई भी रेस करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर नॉट? चलो चलो चलो, हेलो हेलो। नेक्स्ट आते हैं 194 सी, दैट इज टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सुना भी, देखो
कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी दो होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट टी, कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट टी, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट टी और कॉन्ट्रैक्टर। तो जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे ना वो कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ही पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को। यस, तो टीडीएस जो डिडक्ट करेगा वो कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, और कॉन्ट्रैक्टर पे ही रहेगा, यानी पेयर कौन है, और ये कौन है, कॉन्ट्रैक्ट टी पे ही है। बराबर। अभी वो क्या बोलता है, अगर पे ही सामने कौन है, इंडिविजुअल और एचओ, कौन है, इंडिविजुअल या एचओ है, तो वो केस में टीडीएस का रेट रहता है 1%। बट अगर अदर देन है, यानी अदर देन ये इनको छोड़ के, तो कितना रहेगा वापस सर आपका, 2%। कितना रहेगा, 2%। ये सुन, यानी अगर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी, अगर कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो उससे टीडीएस का रेट कितना रहेगा, 1%। या फिर अगर अदर देन है 2%। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कितना रहेगा, 2%, कंपनी का कितना रहेगा, 2%। इज इट क्लियर नॉट? अभी सुना ध्यान से, देखो ये पूरा सेम ही है जो अपन ने 194 ए में पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है वो तभी लायबल है जब प्रीवियस ईयर में उनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है, तो वो ये साल में टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर नॉट? बराबर, यस और नो? चलिए नेक्स्ट। 1%, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये अभी नहीं है। नो टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है इफ सिंगल पेमेंट अप टू रुपीज 30 था, यानी अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और आपको कॉन्ट्रैक्ट का सिंगल पेमेंट 30,000 से या उससे कम है, तो आपको टीडीएस एक भी रुपया डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट एग्रीगेट पेमेंट अगर आपका 1 लाख है, कितना, 1 लाख है, ये मत पढ़ो, वो पुराना अमेंडमेंट हो चुका है, 1 लाख, तो 1 लाख है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी वो क्या बोलता है कि सर अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, लेस देन इक्वल टू 30,000, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, नो टीडीएस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट टी है और ये कौन है, कॉन्ट्रैक्टर है। 1 जुलाई 2020 को इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट टी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसका अमाउंट है कितना, 29,000। सिंस द अमाउंट इज लेस देन 30,000, तो हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस क्रेडिट करेगा 0%, पूरा का पूरा पेमेंट अपने को करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझा नहीं समझा, कोई तकलीफ आता है? सुन अभी एकदम ध्यान से सुना। बट वो क्या बोलते हैं, अगर एग्रीगेट कितना, 1 लाख है, तो वहां तक टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट, सर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। अभी सुनिएगा, 1 अप्रैल 2021 कॉन्ट्रैक्ट दिया, कितने का था सर, 29,000। तो दैट इज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा, ये आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। तो एज वी ऑल नो कि वो 30 से कम है, तो हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया रहेगा। यहाँ पे लिखता हूँ नो टीडीएस। अगेन द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन इक्वल टू 30,000, तो यहाँ पे बोलेंगे नो टीडीएस। यहाँ पे भी क्या आएगा, नो टीडीएस। बराबर, यस। चलिए अभी आते हैं 1 दिसंबर 2021। अभी सुनना, देखो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हर बार 30 से कम है, बट अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 29,000, 29,000 प्लस 28,000, 29,000 प्लस 28,000, यहाँ तक होता है 57,000 प्लस 27,000, 84,000 एंड प्लस 26,000। यहाँ पे कितना होगा, 1,10,000।
तो एग्रीगेट अगर मैं देखने जाऊंगा तो 1 लाख से ज्यादा हो चुका है। कभी जैसे मैंने 1 दिसंबर 21 में 26,000 का ट्रांजेक्शन किया, तो वहां पे 1,10,000 से ज्यादा हो चुका है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग अभी क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे को बोलो, इनका तो पेमेंट मैंने कर लिया रहेगा, मे भी कर लिया रहेगा उसको कि भाई ये तेरा पेमेंट ले 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 ले, बस अभी मालूम पड़ा कि यार मेरे को तो टीडीएस डिडक्ट करना है। सामने कौन है, इंडिविजुअल, तो हम लोग 1%, कितना करते हैं, 1%। चलो ठीक है। तो अभी मैं क्या करूं मालूम है, सुनना ध्यान से, ये टोटल कितना हो, 1,10,000। तो नाउ 1,10,000 का मल्टीप्लाई 1% कितना होता है, 1,100। अभी टीडीएस कितना रेट होगा, 1,100, 26,000 माइनस 1,100। चलो, यानी अभी मैं पेमेंट कितना करूंगा, 24,900। यानी याद रखना, एज एंड व्हेन यू क्रॉस द लिमिट ऑफ 1 लाख, देन आपको पूरे प्रीवियस का भी मिला के टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपने 1,10,000 पे डिडक्ट कर दिया 1%, बट आपने ऑलरेडी पेमेंट ये कर लिए रहेंगे, तभी ये पेमेंट करोगे तो उसमें 1,100 आपको डिडक्ट करने के बाद में आपको पेमेंट करना है। इज इट क्लियर नाउ? समझा नहीं समझा? अभी अगर अभी जो 1 Jan 22 को ट्रांजेक्शन होता है, वो इवन 5,000 का भी होगा ना, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 1% कितना होता है, 50 रुपया। समझा? बिकॉज अपना ऑलरेडी ट्रांजेक्शन 1 लाख से ऊपर जा चुका है। इज इट क्लियर नॉट? कोई तकलीफ है यहाँ तक? चलो, नो टीडीएस इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल पर्पज ऑफ इंडिविजुअल एचएफ। यस, यानी देखो, अगर कोई इंडिविजुअल एचएफ जो कोई इवन टीडीएस डिडक्ट करने की लायबल है, बट वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट दिए, वो अपने घर के कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो यार, एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे अपन बात करते हैं जुबिन नौटियाल, तो ऑब्वियसली सिंगर है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल है, और प्रीवियस ईयर में इसका टर्नओवर ऑब्वियसली 50 लाख से ज्यादा ही रहेगा। तो वो ऑडिट में आता है, तो उसको डीडीएस चेक करना है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। बट अगर वो अपने घर का, वो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट देगा, ये सीरियस चेक करना है। बट अगर घर का वो रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो वो केस में टीडीएस चेक करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर नॉट? चलिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट, यानी अगर आपने किसी को पूरा अपना एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो यहाँ पे आएगा 1%, 2% के केस में। ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग अपने को मालूम है, ब्रॉडकास्टिंग मालूम, सब जनों को मैसेज भेजते हैं, एक ही साथ मैसेज आते हैं। और टेलीकास्टिंग मतलब क्या, टेलीविजन में एड देते हैं। कैटरिंग, कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर अदर देन रेलवे। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर आउट ऑफ मटेरियल परचेज सप्लाई बाय सच कस्टमर। यस और नो? यानी अगर कस्टमर ने मटेरियल आपको दिया, आप उसके ऊपर काम करो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर नो? बराबर, सुनना भी ध्यान से। तो अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये सब कौन सी लिस्ट में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी लिस्ट में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट का लिखा है, नो टीडीएस पेमेंट मेड टू द ट्रांसपोर्टर। यानी अभी वो क्या बोलता है कि अगर सामने पेई कौन है, पेई सर है आपका ये ट्रांसपोर्टर, प्लस उसके पास एट एनी टाइम कितने व्हीकल है, लेस देन इक्वल टू 10 व्हीकल। बराबर, ये सुना। प्लस उसने क्या किया, पेयर को पैन फर्निश किया। क्या किया, पेयर को पैन कार्ड फर्निश कर दिया है। यानी सर पेई कौन है, ट्रांसपोर्टर, प्लस पेई के पास एट एनी टाइम लेस देन इक्वल टू 10 व्हीकल है, एंड प्लस उसने पैन फर्निश किया। क्या किया उसने, पैन को पैन नंबर फर्निश कर दिया है। इन दैट केस सर, इन दैट केस टीडीएस कितना जाएगा अपना सर, नील। आपको एक भी रुपया टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर नॉट? समझा नहीं समझा? चलिए, इन केस ऑफ जॉब वर्क द टीडीएस, in case of job work the TDS shall be deducted on the invoice value excluding the value of material if material value mentioned separately in invoice। अब इससे होता क्या मालूम है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक क्लोथ बनाने का कंपनी है। मैंने क्लोथ्स के लिए क्या किया, डाइंग वॉशिंग होता है, डाइंग वॉशिंग, ये मैंने किसके, एक बंदे को दिया है, और वैल्यू कितना, 10 लाख के कपड़े दिए हैं। अभी इसके ऊपर ये जो काम करेगा ना, जैसे इसने ऊपर काम किया, डाइंग वॉशिंग किया, और उसने खर्चा कितना लिया, 1 लाख। तो अपने को टीडीएस को 1 लाख के अमाउंट पे रेट करना, ना कि 10 लाख पे। जो मटेरियल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ना, वो मटेरियल पे टीडीएस रेट नहीं करना, वो अपना है यार। उसने खाली कितना चार्ज दिया, 1 लाख फॉर डूइंग सच वर्क, डाइंग वॉशिंग, बराबर। तो अपने को 1 लाख पे टीडीएस का रेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट हूँ, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, अभी ऑब्वियसली जब मैं पेमेंट करूंगा तो 194C मेरे लिए आएगा।
बट अगर आपने और किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसके लिए भी जब आप पेमेंट करोगे तो आपको 194C आएगा। तब आप क्या बन जाओगे, कॉन्ट्रैक्टी, और वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको वहां पे टीडीएस का रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर नाउ? समझा नहीं समझा? चलो। 194D, टैक्स ऑन इंश्योरेंस कमीशन। देखो सुनना, एक कॉमन सेंस। कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो पेयर का होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी, और पे का होना चाहिए रेसिडेंट एजेंट। कितना परसेंट? 5%। कुछ काम का नहीं है ये। नो टीडीएस इफ कमीशन इज अप टू ₹15,000। यानी अगर कमीशन 15,000 तक है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। 194D, टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अगर कोई एलआईसी का पैसा आता है तो वो केस में अगर टैक्सेबल है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बराबर? सुना, कितना परसेंट रेट है? 5% है। नो टीडीएस इफ अमाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D। यानी या तो अगर वो पॉलिसी मैच्योरिटी का एग्जेम्प्ट है तो आपको एक भी रुपया टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है, यानी जो आपको मैच्योरिटी का पैसा मिल रहा है वो एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है, बट 1 लाख से कम है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबिलिटी 5% ऑन टोटल सम रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड। यानी आपको जो टैक्स पे करना है किस पे करना है? 5% ऑन टोटल सम रिसीव, जितना पैसा मिला है और माइनस आपने जितना प्रीमियम पे किया, जो बचा उसको तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सुनना भी ध्यान से। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि सर एग्जेम्प्ट कभी होता है। बराबर? और एग्जेम्प्ट है तो एज वी ऑल नो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड ये सीखते हैं कि सर टैक्सेबल कभी होता है, यानी कब एलआईसी से पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। और टैक्सेबल में भी दो पार्ट है। पहला, टीडीएस डिडक्ट होगा, और सेकंड, टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। क्यों कभी नहीं होता है? व्हेन मैच्योरिटी अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख रुपीज। यस और नो? और अगर मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपका मोर देन 1 लाख है तो टैक्सेबल होता है। बट कभी होगा, यानी टैक्सेबिलिटी कभी आएगा, एग्जामेशन कभी आता है? सुनना, अगर आपने डिडक्शन में पढ़ा रहेगा 80C के अंदर कि जैसे मैंने पॉलिसी लिया है 1 अप्रैल 2011, और वहां पे सम अश्योर्ड जो मेरा है वो कितना है? 8 लाख। कितना है? 8 लाख। एंड एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पैसा है वो कितना है? 1,20,000। कितना? 1,20,000। तो मालूम है अपने को 80C में डिडक्शन लोअर मिलता था पहला, ए पॉलिसी टेकन ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2012। बराबर? तो वो किस में कितना था? 20% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी 20% ऑफ 8 लाख। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच एवर लोअर, 8 लाख का 20% कितना होता है? 1,60,000। दोनों में छोटा कौन है? 1,20,000। तो सम अश्योर्ड से कम मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, यानी मेरा सम अश्योर्ड का 20% कितना आ रहा है? 1,60,000 आ रहा है, और आई एम पेइंग द प्रीमियम 1,20,000। मैं कितना पे कर रहा हूँ? 1,20,000 पे कर रहा हूँ। तो मैं तो गरीब हो गया ना यार। गवर्नमेंट बोलती बेटा 20% तो पे कर। मैं बोला नहीं नहीं भाई, पैसा ही नहीं अपने पास, क्या ही पे करेंगे हम लोग, मैं पे नहीं करता। ठीक है, मैं कितना पे करेगा? 1,20,000। मैं तो गरीब हो गया, और गरीब है तो मैच्योरिटी क्या होता है? एग्जाम। यानी अगर ये आप ऐसा प्रीमियम पे करते जो आपके सम अश्योर्ड की वैल्यू से कम है, तो जो आपको पैसा मिलेगा दैट विल बी द एग्जाम्प्ट अमाउंट। क्या होगा? वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा। तो अगर यहाँ पे आता है तो वो 1010D में क्या होता है सर? एग्जाम। क्या होता है? एग्जाम। बट यहाँ पे केस क्या होगा सर? आपने पॉलिसी लिया 1 अप्रैल 11 को, आपका सम अश्योर्ड कितना? 8 लाख है। और आपका सर LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का आपने वो पे कितना किया? 2 लाख। कितना किया? 2 लाख। अभी सुनना, पहला कितना आता है अपना? 1,60,000। और सेकंड कौन सा? 2 लाख। भाई तेरे को मैंने 20% 1,60,000 आता है, बट तूने पेमेंट कितना किया है? तूने पेमेंट किया है सिर्फ 2 लाख, तो विच एवरेज लोअर कौन सा आता है? 1,60,000 आता है ना। भाई तू तो पैसे वाला निकला, हम तो तेरे को 20% ऑफ 8 लाख 1,60,000 बोले, तू तो 2 लाख पेमेंट किया। तो वो केस में जो भी पैसा आएगा दैट विल बी टैक्सेबल, और जब टैक्सेबल है तो आपको फिर टीडीएस डिडक्ट होगा। इज इट क्लियर? नॉट? याद रहेगा, गरीब हो तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, अमीर हो तो टीडीएस क्या होगा? डिडक्ट होगा। इज इट क्लियर? नॉट? चलो नेक्स्ट।
194E टीडीएस ऑन पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्समैन एथलीट एसोसिएशन एंटरटेनर, यानी अगर आप कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेसिडेंट एथलीट और नॉन रेसिडेंट एसोसिएशन एंटरटेनर को कर रहे पेमेंट, तो टीडीएस रहेगा 20% सेस एंड 4% आपका सेस, बराबर। टैक्स कितना 20 और 420.8। पेमेंट कौन सा होना चाहिए? पार्टिसिपेशन इन एनी गेम इन इंडिया, जैसे आईपीएल हो गया, कोई बाहर से फॉरेन प्लेयर आ रहा है इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, आईपीएल में जो पैसा मिलेगा उस पर 194 में क्या होगा? टीडीएस रिक्त होगा। एडवर्टीजमेंट, एनआर, अगर ये सब, हाँ ये सब लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, अगर वो कोई भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस इन इंडिया, कोई भी इंडिया में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये सब नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन एथलीट, एनआर एसोसिएशन या एनआर कोई भी अपना ये एंटरटेनर। गारंटी अमाउंट ऑफ पेड और पेबल टू एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गेम प्लेड इन इंडिया, जैसे कोई भी फॉरेन, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दोनों को पैसा मिलता है, तो जो अमाउंट पे करेंगे ना हम लोग ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को, तो उसके ऊपर 194 में टीडीएस रिक्त होगा, ये सब याद रहेगा। 194 कौन सा? टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, क्या याद रखना? एनी परसेंट 10%, कुछ भी नहीं है। नो टीडीएस इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट इज लेस देन रुपीज 2500 इफ पेमेंट मेड टू हायर ऑफ बसेस, यानी या तो अगर आप पेमेंट 2500 से कम कर रहे हो तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लीगल हायर्स को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। repurchase unit by mutual fund of India or UTI, any percent 20% और यूनिट shall become 8 CBT, ये खाली याद करना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा था आपको मैंने मार्क करवाया था? 194, ये 194 सी भी इंपॉर्टेंट है। 194G टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, अभी लॉटरी टिकट कौन बेचता है? जो लॉटरी वाली कंपनी होती है, बराबर। एनी परसेंट 5%। नो टीडीएस इफ कमीशन अप टू ₹15,000, अगर कमीशन 15,000 तक मिलता है तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज 15 से ज्यादा है तो पूरी, जैसे मेरे को 20 मिला ना, तो 20,000 पे 5% सीधा अप्लाई करो, कितना था? 1,000 रुपया, कितना टीडीएस जाएगा? 1,000 रुपया। इज इट क्लियर नॉट? 194H अगेन ये इंपॉर्टेंट है। टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज, एनी परसेंट, सेम पढ़ा अपन ने प्रीवियस ईयर इंडिविजुअल एचएफ के लिए, बराबर वो सेम ही है। कितना परसेंट है? 5%। नो टीडीएस इफ कमीशन अप टू 15,000, यानी अगर आपको कमीशन 15,000 तक मिलता है तो एक भी रुपया टीडीएस रेट नहीं होगा। नो टीडीएस इफ कमीशन ब्रोकरेज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज लाइक कमीशन टू अंडर राइटर्स, ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इश्यू, ब्रोकरेज ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, यानी अगर आप इनका कोई कमीशन मिल रहा है आपको तो उस पर टीडीएस कभी डिडक्ट नहीं होगा। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल्स, यानी सर जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनके लिए कमीशन वाला नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एज ए सीए मैंने किसी को सर्विस दिया है तो मेरा टीडीएस 194H में नहीं आएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रोकर, मैं प्रोफेशनल से, यस और नो, अपना कुछ मार्केट में इज्जत है। बीएसएनएल और एमटीएनएल पेड एनी कमीशन टू पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजी, यस सर, यानी बीएसएनएल और एमटीएनएल को फ्रेंचाइजी लिया है और उसका अगर वो कमीशन पे कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा सर? टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर नॉट? बराबर, चलिए। तो ये आपके हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, अभी और पढ़ेंगे अपन आगे।